पहले 2 दिन की खुदाई में जब कोई सबूत धर्मस्थला के आसपास उस गवाह की बताए हुए जगह से नहीं मिले, तब तीसरे दिन की खुदाई हुई थी और उस गवाह को शक के नजरों से देखा जा रहा था। लेकिन 2930 के बाद 31 जुलाई को साइट नंबर 6 से 25 हड्डियां मिली, इंसानी कंकाल के अवशेष। और इसके बाद 1 अगस्त की रात थी। जो पूरी एसआईटी की टीम बनाई गई, जिसमें 20 पुलिस अफसर हैं, प्रणब मोहंती जिसकी अगुवाई कर रहे हैं, इनको इसी बेलगाड़ी इलाके में एक सरकारी गेस्ट हाउस में इनका टेम्पररी कैंप है, जहाँ पे एसआईटी वहीं से पूरा मॉनिटर कर रही है सब कुछ। जो विटनेस है, जिसके बयान पर, जिसके कंप्लेंट पर ये पूरा मामला चल रहा है, खुदाई हो रही है, तो दिन भर वो जंगल में एसआईटी के लोगों के साथ रहता और फिर रात को इसी कैंप में उसको लाकर रखा जाता, क्योंकि उसकी सिक्योरिटी और सुरक्षा जरूरी है। 31 जुलाई के बाद, जिस दिन पहली बार लाशों के सबूत मिले, यानी गवाह की सच्चाई एक तरह से थोड़ी सामने आई, 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि 1 अगस्त की रात इस गवाह को एसआईटी टीम में शामिल एक इंस्पेक्टर ने धमकाया कि तुम अपना केस वापस ले लो, तुम ये कह दो कि तुम्हें कुछ लोगों ने भड़काया था और इसीलिए तुमने ये झूठी कहानी गढ़ी है, और वरना तुम्हारा अंजाम बुरा होगा और तुम जल्दी जेल जाओगे और जेल में ही सड़ोगे। साथ ही ये भी कहा कि मोबाइल पे तुम अपना बयान स्टेटमेंट दे दो और किसी और पे इल्ज़ाम धर दो कि किसी के बहकावे में मैंने ये इल्ज़ाम लगाया और कोई ऐसी सच्चाई नहीं है। उसे धमकी दी गई थी। अब एसआईटी की टीम जांच कर रही है, सच्चाई सामने लाने की कोशिश कर रही है, और उसी एसआईटी से जुड़ा एक इंस्पेक्टर रैंक का अफसर इस गवाह को डरा रहा है और धमका रहा है। तो फिर केस की जांच क्या होगी? ये मैं अपनी तरफ से इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ। एसआईटी को एक लेटर मिला है, एक कंप्लेंट लेटर, और ये लेटर दिया है अनन्या गौड़ा ने। अनन्या गौड़ा इसी गवाह की वकील है और इन्होंने इस गवाह का नाम मिस्टर एक्स लिखा है, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी आप डिस्क्लोज कर नहीं सकते। हालांकि जैसे याद है आपको, 2012 में निर्भया हुआ था, तो निर्भया का नाम असली नाम नहीं है निर्भया का, उस लड़की का, उसका असली नाम कुछ और है। निर्भया नाम मीडिया ने रखा था। सेम इसी तरीके से इस गवाह का असली नाम और पहचान चूंकि छुपाना है, लेकिन कर्नाटक में लोकल इस गवाह को भी एक अनजान नाम दिया गया ताकि ये ना कहा जाए कौन। वो नाम है भीमा, तो इसका एक फेक नाम भीमा रखा गया, या मिस्टर एक्स कह लें। तो ये एक लेटर की कॉपी है जो अनन्या गौड़ा ने एसआईटी चीफ को लिखा है और साथ ही मीडिया को भी। इसमें उन्होंने शिकायत लिखी और पूरी कहानी है, पहले वो पढ़ता हूँ, उसके बाद आगे आपको बताऊंगा। इसमें उन्होंने इस लेटर में लिखा है कि ये बहुत ही सीरियस मैटर है जिसका ध्यान मैं आपकी तरफ, इंग्लिश में, मैं हिंदी में बता रहा हूँ, लाना चाहती हूँ। और ये जो कंप्लेंट मैं आपको भेज रही हूँ, ये हमारे विटनेस, प्रोटेक्टेड विटनेस, जिनको अदालत से सुरक्षा मिली हुई है, एक्स ने जस्ट मुझे बताया, यानी उस गवाह ने मुझे बताया। 1 अगस्त की रात पुलिस अफसर, बाकायदा नाम है कंप्लेंट में, मिस्टर मंजूनाथ गौड़ा। 1 अगस्त की रात एक पुलिस अफसर मिस्टर मंजूनाथ गौड़ा ने हमारे गवाह यानी एक्स से एसआईटी कैंप बेलथांगड़ी में एक बंद कमरे में बात की। मंजूनाथ गौड़ा, उस इंस्पेक्टर ने हमारे गवाह एक्स को धमकाया और कहा कि अंजाम बुरा होगा, तुमने जो ये कंप्लेंट दिया है और जिसकी वजह से ये सारा तमाशा खड़ा हुआ है, तुम्हें जेल जाना पड़ सकता है, लंबे वक्त तक जेल के अंदर रहना पड़ सकता है, और जल्द ही पुलिस तुम्हें गिरफ्तार भी कर लेगी। ये एक इंस्पेक्टर मंजूनाथ गौड़ा ने एसआईटी कैंप के एक बंद कमरे में इस गवाह, जिसका नाम एक्स या भीमा कहें, उसको ये धमकी दी। आगे इस शिकायत में एडवोकेट अनन्या गौड़ा ने लिखा है कि मंजूनाथ गौड़ा ने सीधे सीधे गवाह से कहा कि वो कैमरे पर अपना एक बयान दर्ज कराए और उस कैमरे पर वो कहे कि जो उसने कंप्लेंट दिया है कि यहाँ पर सैकड़ों लाशें और वो लाशें उसने अपने हाथों से दबाई है,
वो कंप्लेंट वापस ले बाकायदा कैमरे पर बयान देकर, और साथ ही ये कहे कि ये कंप्लेंट के पीछे कुछ और लोगों का हाथ था, उनके दबाव में मैंने ये शिकायत कर दी। किसी आउटसाइडर के ऊपर ये नाम रख दे। आगे इस कंप्लेंट में कहा गया है कि मंजूनाथ गौड़ा ने इस गवाह के एक बयान धमकी देकर उसी एसआईटी कैंप में 1 अगस्त की रात अपने मोबाइल पर दर्ज कर लिया। अब इस बयान में क्या है नहीं मालूम, लेकिन इसमें कंप्लेंट में है कि फर्दर एज स्टेटेड बाय एक्स मिस्टर मंजूनाथ गौड़ा रिकॉर्डेड एक्स स्टेटमेंट्स मेड अंडर थ्रेट ऑन हिज मोबाइल फोन। यानी इंस्पेक्टर ने अपने मोबाइल पर इस गवाह के बयान दर्ज किए हैं, उसे डरा धमका कर। जाहिर सी बात यही कि ये कंप्लेंट वापस ले लो, कंप्लेंट किसी और के दबाव में दिया है। इस कंप्लेंट में एसआईटी को जो दिया, अनन्या गौड़ा ने लिखा है कि इस गवाह की इस धमकी के खुलासे के बाद हम सब सन्ने हैं, सकते में हैं, और इसीलिए मैं आपको ये लेटर लिख रही हूँ और आपसे गुजारिश कर रही हूँ कि आप फ़ौरन इस पर एक्शन लें और मंजूनाथ गौड़ा को इस जांच वाली टीम यानी एसआईटी से फ़ौरन बाहर करें, अलग कर दें। क्योंकि ये शख्स जो मेन गवाह को ही धमका रहा है, इस जांच का अगर वो हिस्सा होगा तो इस जांच का रुख क्या होगा आपको भी पता है। तो इसीलिए इस इन्वेस्टिगेशन टीम से इंस्पेक्टर मंजूनाथ गौड़ा को फ़ौरन किनारे कर दिया जाए, और ताकि जो गवाह भी है वो खुलकर बात कर सके और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एसआईटी की मदद कर सके। नीचे सिंसियरली अनन्या गौड़ा, एडवोकेट फॉर मिस्टर एक्स। अब आप सोचिए, जिस गवाह के बयान के तीसरे दिन इंसानी हड्डियों के सबूत मिल रहे हैं, जिसकी पड़ताल के लिए बाकायदा एसआईटी की टीम बनाई गई है, इतनी भारी भरकम टीम, और उसी एसआईटी टीम में एक इंस्पेक्टर जैसे पोस्ट पर एक बंदा जो सोसाइटी का हिस्सा है, जिसकी जिम्मेदारी है सच्चाई को खोद कर बाहर निकालना, वोल्टेज गवाह को धमकी दे रहा है कि तुम अपनी कंप्लेंट वापस ले ले, तुम अपनी शिकायत वापस ले लो और तुम बयान दर्ज करो कि ये मैंने किसी के बहकावे में, किसी बाहरी आदमी के बहकावे में ये सारी चीज़ें की हैं, वरना तुम जेल जाओगे और तुम्हारा अंजाम बहुत बुरा होगा। तो अगर इस तरीके से ये धमकी दी जाएगी तो फिर इस केस का आगे क्या हश्र होगा। एसआईटी ने इस कंप्लेंट को लेने के बाद ये कहा है, पहले तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई धमकी नहीं दी गई, लेकिन उन्होंने कहा कि हम अब इस मामले की जांच करेंगे और जो कंप्लेनेंट यानी एक्स ने को धमकी दी गई है उसके बारे में जांच करने के बाद इस इंस्पेक्टर के बारे में फैसला लेंगे। लेकिन अब ये बात चूँकि मीडिया में आ गई, स्टेटमेंट बाहर आ गई, तो एसआईटी भी प्रेशर में है। अब देखना ये है कि आजकल में इस इंस्पेक्टर को इस टीम से बाहर किया जाता है या नहीं किया जाता, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि आज सैटरडे को 5वें दिन 3 और साइट्स की खुदाई की गई। कल 7 और 8 की गई थी, आज 9, 10 और 11। चूँकि आज ये कहानी मैं जल्दी रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसलिए अभी तक उस खुदाई में क्या क्या कुछ मिला है अपडेट मेरे पास नहीं है। जो भी अपडेट होगा मैं आपको मंडे या संडे क्राइम तक में बाकी आपको दे दूंगा। लेकिन इसके साथ इतने दिनों से जिस धर्मस्थला को लेकर मैं बात कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों ने मेल किया कि सर कौन लोग हैं, क्या है धर्मस्थला। चूँकि साउथ इंडिया में बहुत सारे, नॉर्थ इंडिया और बाकी देश के जो बाहर हैं उनको भी नहीं पता है, तो मैं इसकी थोड़ी सी आपको हिस्ट्री आज बताता चलूँ। असल में धर्मस्थला में ये जो कुछ हुआ है, इसमें पहली बार समय समय पर लोग आवाज़ उठाते रहे, लेकिन असल में 2012 में पहली बार वहाँ के लोग गुस्सा हुए थे और वो सड़कों पर उतरे थे एक फीमेल, एक महिला के रेप और मर्डर के केस को लेकर। लेकिन उस पर बाद में आऊँगा। पहले धर्मस्थला दक्षिण कन्नड़ में बेंगलुरु से 240 किलोमीटर के दूरी पर एक बहुत ही पवित्र जगह है और इसका इतिहास बड़ा पुराना है। 17th सेंचुरी से, बल्कि 17th सेंचुरी से पहले इस जगह की मान्यता है और यहाँ पे जो मंदिर है वहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं। असल में इस धर्मस्थला टेम्पल पर 17वीं सेंचुरी 17th सेंचुरी तक प्राइवेट लोगों का कंट्रोल था, इस जगह पर भी और इस टेम्पल पर भी, मंदिर पर भी। लेकिन फिर 17th सेंचुरी के एंड में आते आते यहाँ पर जब एंग्लो मैसूर जंग हुई, एंग्लो मैसूर वॉर, उसके बाद ये हुआ कि यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल जैन समुदाय को दे दिया गया। ये बड़ा ही अनोखा
देश और दुनिया का ये मंदिर इसलिए बन गया कि इस मंदिर में जो पूजा होती थी वो तो ब्राह्मण करते थे, लेकिन इसके पूरा संचालन और एडमिनिस्ट्रेशन जैन के समुदाय के हवाले कर दिया गया और वही 17वीं सेंचुरी से इसकी देखरेख करते आए। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उन्हीं के कंट्रोल में है। 40 से ज़्यादा इनके इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर, स्कूल, कॉलेज और बाकी सारी चीज़ें। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि इस धर्मस्थला टेम्पल की वजह से उनकी ज़िंदगी बदली है। वहाँ पर मेडिसिन से लेके, इलाज से लेके, पढ़ाई तक सब्सिडी और इन सारी चीज़ों पर मिलता है और सब कुछ ठीक चल रहा था। तो 17वीं सेंचुरी एंग्लो मैसूर वॉर के बाद जब ये जैन समुदाय को, उसके एक परिवार को जब ये कंट्रोल दिया गया एडमिनिस्ट्रेशन का, तब ये हेगड़े फैमिली के हाथ में आया और हेगड़े फैमिली ही तब से धर्मस्थला टेम्पल, जिसको उनका परिवार कंट्रोल करने लगा। धीरे धीरे वक्त बीता। 21वीं पीढ़ी हेगड़े परिवार की आज इस धर्मस्थला टेम्पल के एडमिनिस्ट्रेशन की सर्वे सर्वा है। ये 21वीं पीढ़ी है। 17वीं सेंचुरी में जब पहली बार कंट्रोल मिला और इस वक्त जो भी जैन समुदाय या हेगड़े फैमिली का जो भी प्रमुख होता है, ट्रस्टी का हेड, उसको धर्माधिकारी कहते हैं, न सिर्फ इस टेम्पल का बल्कि इस पूरे धर्मस्थला का धर्माधिकारी। तो 21वीं पीढ़ी है ये जो इस टेम्पल के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल कर रही है और 21वीं जनरेशन या पीढ़ी में इस वक्त जो मेन धर्माधिकारी हैं या ट्रस्टी के हेड हैं वो है वीरेंद्र हेगड़े। वीरेंद्र हेगड़े राज्यसभा में इस वक्त MP हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और इनको पद्म विभूषण भी मिला हुआ इनके सोशल वर्क के लिए। तो पद्म विभूषण हैं और साथ में राज्यसभा के MP हैं और ये पूरा परिवार बेहद पावरफुल परिवार है। धर्मस्थला की सारी चीज़ों की जो कंट्रोल है इन्हीं के हाथ में है। अब करीब 10,000 की आबादी है। 10,000 के आसपास श्रद्धालु वहाँ पे आते हैं। 40 से ज़्यादा मैंने बताया कि आपको स्कूल, कॉलेज है। बहुत सारे लोगों की इस इलाके में जो रहते हैं, चूँकि 10,000 की आबादी है, वहाँ शादियाँ हों लड़कियों की या फिर उनकी रोज़गार हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, धर्मस्थला मंदिर के लोग मदद भी करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। वहाँ के लोगों की बहुत सारे स्टेटमेंट आ रहे हैं, वो भी हैं और सब कुछ ठीक था। बीच बीच में कुछ चीज़ें उठती थी, लेकिन 2012 में पहली बार धर्मस्थला के एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़का और उन्होंने धरना प्रदर्शन किए थे। और वो वजह ये थी कि एक 17 साल की स्टूडेंट थी सौजन्या, जिसकी कहानी मैंने पहले आपको डिटेल में सुना रखी है। तो उस सौजन्या के साथ रेप होता और फिर उसका मर्डर होता है। बाद में मामले की जांच होती है, लेकिन पुलिस सब कुछ लीपापोती कर देती है। फिर लोगों का गुस्सा था तो आखिरकार सरकार CBI जांच की सिफारिश करती है। CBI फिर इस मामले में जांच करती है और एक ऐसे शख्स को इस मामले में पकड़ लेती है जो पूरी तरह से मेंटली फिट भी नहीं था, और पुलिस उसी को, जो सौजन्या है, उसका कातिल और रेपिस्ट करार दे देती है। और संतोष राव नाम था उस शख्स का, जिसको कहते हैं कि दिमागी हालत उतनी ठीक नहीं थी, लेकिन पकड़ लिया। CBI ने भी उसके बाद मुकदमा गया कोर्ट में। 2023 में कोर्ट ने संतोष राव को बरी कर दिया और कहा कि पहले पुलिस और फिर CBI ने इस मामले की जांच ढंग से की ही नहीं। न उन्होंने वेजिनल स्वैप वो भी बदल डाला, CCTV कैमरों की तरफ ध्यान नहीं दिया, पुलिस ने लापरवाही बरती और इस पूरे मामले में जो उस वक्त जांच की थी, ऐसे पुलिस अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई के आदेश दिए थे कोर्ट ने, लेकिन हुआ कुछ नहीं। आज भी सौजन्या मर्डर केस को लेकर कुछ पता नहीं है कि उसका रेप और मर्डर किसने किया था, लेकिन फिर भी सब चल रहा था। तभी हुआ ये कि इस धर्मस्थला ट्रस्ट से बहुत सारे लोग जुड़े हुए थे। वहाँ के 2 लोग अचानक धर्मस्थला एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ खड़े हो जाते हैं और उसकी वजह भी एक कत्ल था, एक मर्डर, और उनका कहना है कि इसके तार कहीं ना कहीं बड़े लोगों से जुड़े हैं। तो ये 2 लोग थे, KS नायक और रंजन राव येरदूर। KS नायक और रंजन राव येरदूर कभी धर्मस्थला के इस जैन मैनेजमेंट के बड़े करीबी हुआ करते थे, लेकिन मनमुटाव हुआ, एक मर्डर हुआ, उसके बाद ये दोनों अलग हो गए और उन्होंने एक नागरिक सेवा ट्रस्ट बनाया। 86 में शायद ये अलग हुए थे, 86 में, एक हत्या के बाद, और नागरिक सेवा ट्रस्ट बनाया। और उस नागरिक सेवा ट्रस्ट के बनाने के बाद अब ये जो कुछ धर्मस्थला में हो रहा था
उसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठानी शुरू कर दी, पुलिस में कंप्लेंट देना शुरू कर दिया, अदालतों में कंप्लेंट देना शुरू कर दिया, मीडिया में बातें करने शुरू कर दी। फिर धीरे धीरे सोशल मीडिया का दौर आया, लगातार लिखना छापना सब तरफ होने लगा। तो इस दौरान में ट्रस्ट के लोग भी कोर्ट पहुंचने लगे। 2021 में इनमें से सोमनाथ नायक को इसी धर्मस्थला मंदिर ट्रस्ट के खिलाफ दुष्प्रचार करने के इल्ज़ाम में जेल भी जाना पड़ा था और ये करीब 3 महीने जेल में रहे थे। हालांकि फिर जेल से बाहर आए और तब इल्ज़ाम लगाया था कि कैसे धर्मस्थला के आसपास ज़मीन को लेकर, ये जो रेप मर्डर उसको लेकर, लोगों को इंटरेस्ट पर पैसे देकर लेकर, बहुत सारे इस तरह के इल्ज़ाम थे और वो सारे कागज़ों का अंबार था। तो इस ट्रस्ट ने इल्ज़ाम लगाना शुरू किया दूसरे ट्रस्ट पे। उसके बाद धीरे धीरे फिर जब सौजन्य का 2012 में हुआ, फिर और ऐसे कई मर्डर हुए, रेप हुए, तो कई लोगों ने कंप्लेंट की और उसके बाद ये मामला करते 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 अब जब अचानक अभी इसी साल ये सफाई कर्मचारी जिसको एक्स या भीमा कहते हैं, उसने पुलिस में कंप्लेंट दिया एसपी के नाम और फिर मजिस्ट्रेट को 164 के तहत बयान, तब कहीं ये मामला हाईलाइट हुआ। लेकिन इससे पहले होता ये था कि चाहे ये ट्रस्ट हो या इस धर्मस्थला के पावरफुल लोगों के खिलाफ जिसने भी आवाज़ उठाई, वो फ़ौरन कोर्ट पहुंच जाते, कोर्ट में उन खबरों को रुकवा देते, मीडिया पर ऐसी खबरों को पब्लिश करने से रोक लगा देते, उनका नाम लेने से रोक लगा देते। और अभी तो पिछले महीने ही बल्कि 8,300 कुछ ऐसे चैनल और बाकी चीज़ों पे भी रोक लगा दी, जिस पे कर्नाटक हाई कोर्ट ने कल फैसला दिया कि नहीं, निचली अदालत को सोचना चाहिए। तो इन बड़े लोगों के खिलाफ जो भी बोला, खबरें कभी छपती नहीं थी। लेकिन इस गवाह के सामने आने के बाद एक अजीब बदलाव आया और वो ये कि अब इस खबर की हर तरफ चर्चा हो रही है, सिर्फ धर्मस्थला में नहीं, कर्नाटक में नहीं, पूरे देश और पूरी दुनिया में। इंटरनेशनल मीडिया भी इस चीज़ को अब हाईलाइट कर रहा है। और जिस तरीके से अब ये एसआईटी का गठन हुआ, कर्नाटक सरकार को भी लगा होगा कुछ ना कुछ है, तभी तो इतनी भारी भरकम टीम बनाई गई है। अब मामले की जांच शुरू हुई है। 50 से ज़्यादा स्पॉट जगह हैं जहाँ पे लाशें होने की बात कही जा रही हैं। इसी बीच में बहुत सारी जब मीडिया वहाँ पहुँची तो बहुत से ऐसे भी लोग हैं धर्मस्थला में जो कह रहे हैं कि असल में ये सारा प्रोपेगेंडा हो रहा है कि कब्ज़ा करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन पर। लेकिन सवाल ये है कि अगर सिर्फ कब्ज़ा करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन पर है तो इतने वक्त से जो ये इल्ज़ाम आ रहे हैं लाशों के, रेप के, ये सौजन्य जैसे न जाने कितने केस हैं जो आ रहे हैं, कभी पुलिस ने रिपोर्ट नहीं लिखी। एक्स डीजीपी तक जब कह रहे हैं कि पुलिस और सबकी इंक्वायरी होनी चाहिए, और आज तक इस धर्मस्थला ट्रस्ट से जुड़ा हुआ कोई भी शख्स उसने ये नहीं कहा आगे आकर कि आप जांच कीजिए, बल्कि जब जब मीडिया में खबर हाईलाइट हुई तब तब वो कोर्ट पहुंच गए कि उनको रोकिए हमारा नाम लेने से। अगर सब पाक साफ है तो फिर डरना नहीं चाहिए, जांच होगी, जो सच है सच सामने आ जाएगा। लेकिन ये कि 8-8 हज़ार मीडिया को ब्लॉक कर देना, उन पर बैन लगा देना, फिर ये आना कि एसआईटी की खबरें तो ठीक है, कोई ट्रस्ट से जुड़े हुए किसी शख्स का नाम नहीं लेगा, मुझे नहीं लगता कि ये हाल के वक्त में किसी दूसरे केस में देश में कभी ऐसा मैंने सुना भी है। ऐसा होता है कई कोर्ट फैसला सुनाती है कि जब तक प्रोसीडिंग चल रही है आप इसको रिपोर्ट नहीं करोगे, लेकिन पूरी तरह से आप ब्लैक हो गए, आप कोई रिपोर्टिंग नहीं करोगे, ये तो कोई फैसला ही नहीं हुआ। तो यहाँ पर एक खबर है और उस खबर की जड़ तक पहुँचने के लिए सब रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और उस पर अगर वहाँ की लोअर कोर्ट तक रोक लगा दे और बार बार जब भी कोई ऐसा बड़ा मुद्दा उठे, ऐसा हंगामा हो, और उस पर भी फिर वो लोग कोर्ट पहुँच जाएँ और कोर्ट से परमिशन ले लें और फिर मीडिया बिल्कुल वो हो जाए कि छाप ही नहीं सकते, दिखाई नहीं सकते, तो ये तो मीडिया की आज़ादी पर भी हमला था। और शायद कर्नाटक हाईकोर्ट ने ये बात समझी। लेकिन एक परिवर्तन ये आया कि इस गवाह मिस्टर एक्स या भीमा, जो भी इसका नाम ले, थैंक्स टू हिम, कि अब कम से कम ये वो मामला है जिसको कितना भी कोशिश कर ले दबाया नहीं जा सकता। अब जांच शुरू हो चुकी है, खुदाई हो चुकी है, खुदाई में कुछ सबूत भी मिले हैं, आने वाले दिनों में भी तो मास बरियल के बहुत सारे सबूत सामने आने की उम्मीद है। तो अब ये कोर्ट और ये सारी चीज़ों के ज़रिए, या जिन लोगों को डराया धमकाया जा रहा है कि आप ऐसी रिपोर्टिंग ना करें, ये खबर ना दिखाएं, मुझे नहीं लगता कि अब इसको दबाया जा सकता है। और 1 अगस्त को जिस तरीके से हुआ, जिसका डर था
कि इस गवाह को अब धमकाया जा रहा उल्टे कि तुम अपने बयान वापस ले लो। इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उसी एसआईटी की है। मुझे लगता है कि उसकी सुरक्षा पर भी कोर्ट को डायरेक्शन देना चाहिए पूरा कि कुछ होना नहीं चाहिए, क्योंकि वही है जो सारी चीज़ें बता रहा है, और जो ताकतवर लोग हैं कुछ भी कर सकते हैं। तो उसके प्रोटेक्शन की भी पूरी जिम्मेदारी एसआईटी की है। और लेकिन एसआईटी के कैंप के अंदर एसआईटी का बंदा ही अगर जो इस जांच टीम में शामिल है और जो उनकी वकील है अनन्या, और वो कह रही हैं इस तरह से धमकाया जा रहा केस वापस ले लो, शिकायत वापस ले लो, बाहरी इंसान पर इल्ज़ाम धर दो वरना जेल में डाल देंगे, अंजाम बुरा होगा, तो ये तो मतलब वाकई सन्न कर देने वाली चीज़ है। पर उम्मीद है कि धर्मस्थला में जो कुछ चल रहा है, जो खुदाई हो रही है, एक दिन वो सच ज़रूर सामने आएगा, चाहे सच जो भी हो, लेकिन आना भी चाहिए। तो इसी के साथ कहानी में आज इतना ही, लेकिन ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज एडवोकेट अमन स्वामी, इनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे एडवोकेट अमन स्वामी साहब। और ये भेजा है, इनकी वाइफ हैं एडवोकेट निशा स्वामी। तो थैंक यू निशा जी एंड हैप्पी बर्थडे तो अमन साहब। और दोनों एडवोकेट घर में ही कचहरी लग जाती होगी, अब पता नहीं, वैसे मुझे अपने तजुर्बे से कहता हूँ जब घर में मुकदमा आप लड़ते होंगे एडवोकेट अमन स्वामी साहब और एडवोकेट निशा स्वामी जी, तो मुझे लगता है ज़्यादातर मुकदमा निशा जी जीतती होंगी। बताइएगा ज़रूर मेल करके और ईमानदारी से। और अमन साहब घर के अंदर तो आपको हार नहीं चाहिए, कोर्ट में बेशक आप सारे जीते, बट हैप्पी बर्थडे। अरविंद शर्मा, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अरविंद साहब। इसके अलावा ओजस्वी का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे ओजस्वी। और ये भेजा है इनके मम्मी पापा काजल एंड सुशांत ने। निशा सिंह, इनका भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे निशा। भेजा है शैलेंद्र ने। अफशा खान, इनका भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे अफशा। भेजा है तनवीर खान ने, उनकी वाइफ हैं अफशा। संतोख सिंह, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे संतोख जी। और ये भेजा है इनकी वाइफ कमलजीत कौर जी ने। साथ ही नमन यादव का भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे नमन। और ये भेजा है इनके भाई हैं अंबुज यादव। तो इसके साथ ही कहानी में आज इतना ही। वैसे कल रात 11 बजे आप आज तक पर क्राइम कहानी अवश्य चाहे तो सुन सकते हैं, देख सकते हैं, वरना आपसे मुलाकात होगी मंडे रात 9 बजे इसी कहानी में। तो तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। मुलाकात होती है मंडे रात 9 बजे। थैंक यू सो मच।